अब इसमें एक डायग्राम बनाओ, ऐसा लिखो 4 नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर नॉर्थर्न बच्चों की डायरेक्ट ना हो बचाया कुछ ना नॉर्थर्न हेमिस्फीयर देखो, जब भी अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तुम्हें ये डायग्राम बना लेना है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा उससे सॉल्व करना है। जैसे अपने को पता है बी एच की डायरेक्शन हर बार किधर दिखानी है, साउथ टू नॉर्थ। और अपने को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट सर अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो उसमें वर्टिकल कंपोनेंट होगा माइनस के कैप। माइनस के कैप का मतलब अपने को डॉट में शो करना है या क्रॉस में शो करना है? क्रॉस में शो करना है। ये मैंने दोनों कंपोनेंट बना दिए। अब इसके बाद वो क्वेश्चन में बोलेगा एक रोड रखी है, एक अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, कॉस्मिक रेज मूव कर रही है। इसके बाद सारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए पहले ये डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात आएगी तो अपने को पता है कि पहले तो सर ये डायग्राम बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला डायग्राम बनाएंगे। बी एच की डायरेक्शन तो सर दोनों ही में सेम होती है। बी एच की डायरेक्शन तो शो कर देनी है प्लस जे कैप। लेकिन अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट इसमें कौन सा होता था? प्लस के कैप। देखो तुमने लास्ट में एक लाइन भी लिखी हुई है ना, प्लस के कैप। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे वर्टिकल कंपोनेंट। ये पहले दोनों डायग्राम बनाओ। इसके ऊपर लिख लेना फॉर साउदर्न हेमिस्फीयर, फॉर साउदर्न हेमिस्फीयर। हाँ, पहले डायग्राम बनाए सबने। हाँ? अब इसमें ना, अब देखो जरा क्वेश्चन को अपने को कैसे करना है ना। मुझे बताओ, जब भी रोड वाला क्वेश्चन आएगा या एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें जो ई इंड्यूस का फॉर्मूला होता है वो अपने को पता है सर, वो ई इंड्यूस का फॉर्मूला बी एल वी लिखना होता है। अब बी की जगह कंपोनेंट कौन सा आएगा वो मुझे लिखना है। तो बी की जगह कंपोनेंट बी एच इंटू एल इंटू वी भी आ सकता है। बी की जगह कंपोनेंट बी वर्टिकल इंटू एल इंटू वी भी आ सकता है, और इसका आंसर 0 भी आ सकता है। इन क्वेश्चनों के आंसर 3 बनते हैं, या तो ये होगा,
या ये होगा या ये होगा। ये कब होगा? जब रोड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगी तो सर हॉरिजॉन्टल की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर रोड वर्टिकल को कट करके जा रही है तो किसकी वजह से होगा? वर्टिकल की वजह से होगा। और अगर रोड किसी भी कंपोनेंट को कट नहीं कर रही, पैरेलल निकल रही है, तो इसको ई इंड्यूस का आंसर क्या हो जाएगा? 0। यानी बस अपने क्वेश्चन में चेक करना कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब जैसे मुझे बताओ, ये अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन मान लेते हैं, तुम्हारी तरफ नॉर्थ है, मेरी तरफ साउथ है ना, इधर ईस्ट वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अच्छा बताओ बीएच की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। तो इसका मतलब मेरी तरफ साउथ था, तुम्हारी तरफ नॉर्थ था, तो बीएच की डायरेक्शन तो ये गई, ये रहा वैरो, है ना, ये बीएच की डायरेक्शन। अच्छा ईस्ट वेस्ट ये रहा ना। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने एक रोड को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा है, तो इसका मतलब ये रोड रखी हुई है और इस रोड को मैंने रिलीज कर दिया, इस रोड को मैंने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। रिलीज करने का मतलब ये रोड नीचे गिरेगी। ये रोड किधर गिरेगी? नीचे। अब बताओ जैसे ये रोड नीचे गिरेगी, बीएच की डायरेक्शन ये लगी हुई है और रोड नीचे गिरेगी, तो बताओ क्या ये इस कंपोनेंट को कट करके जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। ये क्रॉस बन रहा है ना, तो मतलब कंपोनेंट कट हो रहा है, तो ये कंपोनेंट को कट करके जाएगी। तो इसको मतलब आज इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हॉरिजॉन्टल की वजह से होगा तो मैं लिख दूंगा BH इंटू एल इंटू बी। अब वर्टिकल की वजह से चेक कर लेते हैं। मुझे बताओ इसके लिए जब ये रोड नीचे गिरेगी तो इसकी वेलोसिटी किधर है? नीचे। और वर्टिकल कंपोनेंट भी किधर है? नीचे। या तो वो नीचे होगा या फिर वो ऊपर होगा। चलो मान लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट किधर है? नीचे। बताओ वर्टिकल कंपोनेंट भी नीचे और रोड की वेलोसिटी भी नीचे। तो आज याद करो, V अगर पैरेलल हो जाता है B के, तो V और B अगर पैरेलल हो जाते हैं तो उस वाले केस में आंसर क्या आ जाता है? यानी वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस 0 होगा उस क्वेश्चन में। केवल किसकी वजह से होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। ये बात समझ रहे हो? जिसको कट करेगा उसी की वजह से ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर से मुझे बताओ, ये रोड चलो मान लेते हैं अब ऐसे रखी हुई है, रोड वर्टिकल में रखी हुई है ऐसे, है ना। अब बताओ जैसे ही मैं इस रोड को नीचे रिलीज करूंगा, तो वर्टिकल में रखी हुई है, तो पहले तो यही हो गया कि लेंथ जो है और बी जो है, ये तो दोनों आपस में कैसे आ गए? पैरेलल में आ गए। एल और बी भी आपस में कैसे आ गए? पैरेलल में। तो क्या वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से कट होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा जब मैं इसको रिलीज करूंगा, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट हो रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कट नहीं हो रहा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट तभी होगा, सोचो अगर मैं इस रोड को ऐसे रखूं और रोड को मैं बोलूं कि मैंने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करवाया, ईस्ट वेस्ट ऐसे, बताओ बीएच ये रहा और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये रही। बताओ जैसे ही इसको मूव करूंगा तो क्या ये हॉरिजॉन्टल को कट करेगा? करेगा। इस वाले केस में तो कट करेगा। यानी आज इस केस में बीएच की वजह से फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा, वर्टिकल की वजह से इंड्यूस नहीं होगा। ये बात समझ रहे हो कि मुझे थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, डायग्राम थोड़ा बना के देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट कट होगा और कौन सा कंपोनेंट कट नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में एक ही कंपोनेंट दे रखा है, उसने लिखा ही बीएच है, तो इसका मतलब पक्का फिर बीएच ही कट हो रहा है, फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। फिर बीएच कट हो रहा है, बीएच इंटू एल इंटू बी करके आंसर लिख देंगे। अगर केवल वर्टिकली गिवन है तो वर्टिकली कट हो रहा है ना। पर अगर उसने साथ में जीरो भी ऑप्शन में दे रखा है, तो फिर चेक करना पड़ेगा कि भाई जीरो भी तो हो सकता है आंसर, कि कट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा ना। फिर से मुझे बताओ, जैसे मुझे बताओ कि आज इस रोड को ना मैंने ऐसे रख दिया, ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ? साउथ टू नॉर्थ। ये साउथ, मेरी तरफ साउथ था, तुम्हारी तरफ नॉर्थ था, इधर ईस्ट वेस्ट था। तो मैंने रोड को कैसे रख दिया? साउथ टू नॉर्थ। अब साउथ टू नॉर्थ अगर मैंने रोड को रख दिया, अच्छा बीएच की डायरेक्शन क्या होती है? वो भी साउथ टू नॉर्थ ही होती है। बीएच इसके पैरेलल ही जा रहा है, बीएच इसके पैरेलल ही जा रहा है। क्या बीएच की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? नहीं, बीएच की वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अच्छा अगर मैं इस रोड को रिलीज कर दूं, अगर मैं इस रोड को क्या कर दूं? रिलीज कर दूं, क्या वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगा? नहीं होगा। सर वेलोसिटी भी नीचे और वर्टिकल कंपोनेंट भी नीचे, यानी ना तो बीएच की वजह से ना वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से इसका आंसर आ जाएगा 0। लेकिन आज जब मैंने इसको साउथ नॉर्थ रख के, अगर मैं इसको बोलूं कि मैंने इसको ऐसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करवाया है, किसमें मूव करवाया? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ क्या बीएच कट होगा क्या? अरे बीएच तो इसके पैरेलल ही है, बीएच तो इसके पैरेलल ही है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन आज वर्टिकल कंपोनेंट तो ऐसे नीचे थे, तो जैसे ये रोड ऐसे ऐसे जाएगी तो ये क्या वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगी। सो जो वर्टिकल में जो लाइन है उनको ऐसे कट करके जाएगी, जाएगी। तो क्या वर्टिकल कंपोनेंट कट होगा? होगा। यानी इस वाले क्वेश्चन में किसका आंसर आएगा? बी वी इंटू एल इंटू वी। ये बात समझ रहे हो?
है ना। क्वेश्चन में मुझे डायग्राम बना के थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो मैं आइडिया लग जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, हो सकता है कि मैं तुम्हें वहां क्वेश्चन में बीई की वैल्यू दे दूं, बीई की, ना बीएच की वन दू ना बीवी की वन दू, बीई की वैल्यू दे दी और तुम्हें वहां पे एंगल ऑफ डिप दे रखा है थीटा, मान लेते 30 डिग्री, यानी बी दे दिया थीटा दे दिया, क्या तुम बी एच नहीं सोल्व कर सकते? कर सकते हैं। कल हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, बी एच इक्वल टू बीई कॉस 30 डिग्री। तो पहले इसमें बी एच सोल्व करके फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये बात समझ रहे हो? ठीक है, पहले तीनों आंसर लिख लो। जब भी एरोप्लेन वाला क्वेश्चन होता है तो एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होता है 99% क्वेश्चन में। ऐसे एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है 90। अब बताओ, अगर ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो ये कौन से कंपोनेंट को कट कर रहा है? वर्टिकल को। कौन से को कट कर रहा है? वर्टिकल। सोचो, वर्टिकल कंपोनेंट तो ऐसे लगे हुए हैं, तो वो ऐसे कट करके जाएगा, कट करके जाएगा। तो इस उन वाले क्वेश्चनों में अपने को हर बार ये वाला आंसर ही लिखना है। कैसा आंसर लिखना है? ये वाला। बाकी क्वेश्चन को देख के पता लग जाता है कि भाई वर्टिकल भी कट होंगे या फिर नहीं। कई बार एरोप्लेन वर्टिकली मूव कर रहा होता है, बताओ वर्टिकली मूव कर रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट भी किधर लगा हुआ है? ऊपर। क्या वर्टिकल कंपोनेंट कट होंगे? क्या नहीं होंगे ना। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? लो, एक क्वेश्चन लिखो। a conducting rod a conducting rod AB of length 10 centimeter, of length 10 centimeter is placed, is placed in east west direction, is placed in east west direction if it is released, if it is released and moving vertically downward, and moving vertically downward with 5 meter per second, with 5 meter per second, then find, then find the EMF induced, the EMF induced, and also find, and also find which end, which end is at higher potential, which end is at higher potential। ब्रैकेट में लिख दो, at this place, at this place, लिखो PE equals to 0.6 into 10 power minus 4, theta equals to 60 degree।
पहले बताओ ये कौन से कंपोनेंट को कट करेगा? हॉरिजॉन्टल वाले को। वर्टिकल में नीचे रिलीज किया है तो वर्टिकल तो कट होगा ही नहीं, किसको कट करेगा? हॉरिजॉन्टल वाले को। अच्छा, क्या मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है? पता है, पता कर सकते हैं ना। देखो मैं अगर आंसर लिखूंगा तो मैं पहले तो लिखूंगा कि वर्टिकल कंपोनेंट और वेलोसिटी ये दोनों आपस में कैसे रहे होंगे? पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल है तो इसकी वजह से तो ई इंड्यूस का आंसर क्या आ जाएगा? 0। और दूसरा आंसर लिखूंगा तो ई इंड्यूस हॉरिजॉन्टल की वजह से होगा तो मैं लिख दूंगा बी एच इंटू एल इंटू बी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये तो बी ई गिवन है, थीटा गिवन है, क्या बी एच की वैल्यू तुम लोग सॉल्व कर सकते हो? क्या वो बी ई कॉज 60 डिग्री हो जाएगी? क्या बी एच की वैल्यू 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगी? तो यहाँ लिख देते हैं 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा, लेंथ कितनी है? 10 मीटर है या सेंटीमीटर है? मीटर है। और वेलोसिटी कितनी है? 5 है। मल्टीप्लाई कर दो ना। क्या आंसर आ रहा है? 15 इंटू 10 सेंटीमीटर है क्या? सही तो है। बोलो क्या आंसर आएगा? बताओ क्या लिखूं? 15 × 10⁻⁻, यानी 15 माइक्रोवोल्ट। अब ऐसे ही मुझे बताओ कि इसकी डायरेक्शन यानी कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है ना। ये जैसे ऐसे रोड रखी हुई थी, ये ऐसे रोड रखी हुई है और बीएच की डायरेक्शन की तरह, बीएच की डायरेक्शन तो सर हर बार जो है वो साउथ टू नॉर्थ ही शो करनी होती है। और इसमें रोड में वर्टिकल कंपोनेंट की तो जरूरत है ही नहीं, तो एक क्रॉस में लगे हैं, डॉट में लगे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा बताओ, जब भी मुझे डायरेक्शन चेक करनी है तो मैं वी क्रॉस बी यूज कर लेता हूँ। डायरेक्शन के लिए क्या यूज कर लो? वी क्रॉस बी, है ना। अब वी क्रॉस बी यूज करोगे या तो ऐसे लिख लो आई जे के में वी क्रॉस बी। पहले बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? हाँ, ये रोड नीचे गिर रही है, रोड किधर गिर रही है? नीचे। रोड अगर नीचे गिरेगी तो बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? माइनस के कैप, माइनस के कैप। अरे रोड वर्टिकली नीचे गिर रही है तो प्लस के कैप बोलो, माइनस के कैप बोलो? माइनस के कैप बोलो। तो यहाँ लिखो माइनस के कैप। अच्छा, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये में इंड्यूस हुआ है? हॉरिजॉन्टल की वजह से। तो यहाँ मुझे क्या लिखना है? बी एच। बी एच की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस जे कैप। बी एच की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस जे कैप। जरा आप बताओ आई जे के। अच्छा, अपने को क्या करना है? के क्रॉस जे। के क्रॉस जे करूंगा तो आंसर माइनस आई आ जाएगा। माइनस ऑलरेडी पहले से, ये तो क्या लिख दूंगा? प्लस आई कैप। अब प्लस आई कैप में आने का मतलब क्या हुआ? प्लस वाली डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट वाली। यानी ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये वाला टर्मिनल कैसा होगा? नेगेटिव। यानी अपन बोलेंगे ईस्ट वाला हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल। ठीक है ना? अब बस अगर मैं बोलूंगा कि वर्टिकली, पेपर में लिख दूंगा वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है रोड। रोड कैसी मूव कर रही है? वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है। वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, फर्क क्या पड़ेगा? वेलोसिटी प्लस के कैप। वेलोसिटी प्लस के कैप क्रॉस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन
is moving horizontally, is moving horizontally towards west with velocity 1800 kilometer per hour, with velocity 1800 kilometer per hour in a northern hemisphere, in a northern hemisphere. If select the BV equal to 0.3 into 10 power minus 4 Tesla, and the length of the wings and the length of the wings is 25 meter, is 25 meter, then find the EMF induced, find the EMF induced across its wings, across its wings, EMF induced across its wings, and which terminal is at high potential, which terminal is at high potential. तुम लोग जानते हो तुम्हें एक वर्टिकल कंपोनेंट ही दे रखा है, तो सीधी सी बात है कि आंसर किसकी वजह से आएगा, वर्टिकल की वजह से ना, वर्टिकल की वजह से आंसर आएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में है ना, इन क्वेश्चनों में पहले बात तो ये सीख लो कि भाई जब भी ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आएगा तो दो चीजें होती हैं, एक होती है इसके विंग्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस, एक होता है इसकी बॉडी के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस। एक तो वर्ड बोला जाएगा विंग्स के अक्रॉस, एक क्या बोला जाएगा, बॉडी के अक्रॉस। देखो बॉडी के अक्रॉस का मतलब मुझे बताओ, अगर ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है, बी है, यानी एंड टू एंड की बात कर रहे हैं, उस एरोप्लेन के टिप से लेके उसकी टेल तक के लास्ट तक के वाले पॉइंट की बात कर रहा है। तो मुझे बताओ इसमें जो रोड बनती है, इसमें जो इसमें कंडक्टिंग रोड ये बनी होगी, ये वाली जो रोड होगी और ये जो वेलोसिटी है, ये दोनों तो आपस में कैसी आ जाएंगी, पैरेलल। बताओ ये वाली जो रोड बनेगी और ये जो वेलोसिटी है, ये तो दोनों आपस में कैसी आ जाती है, पैरेलल। तो इस वाले केस में अगर V पैरेलल टू L है तो EMF इंड्यूस अक्रॉस द बॉडी पूछा जाए तो वो तो हमें हर बार आंसर क्या लिख देना, जीरो। हर बार बॉडी के लिए तो आंसर क्या लिख देना, जीरो। लेकिन जो अपने पास विंग्स होते हैं, जैसे विंग्स है, तो विंग्स में अपने को पता है रोड ये बनती, इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट ये रही होगी। अब विंग्स जो है और वेलोसिटी इसकी किधर है, आगे, वेलोसिटी इसकी किधर है, आगे। अच्छा बताओ सबसे पहले बी एच की डायरेक्शन बनाते हैं। ये बी एच की जो डायरेक्शन बनेगी और ये जो विंग्स की लेंथ है, देखो बी एच भी साउथ टू नॉर्थ और विंग्स भी किसमें, साउथ टू नॉर्थ में। अगर एरोप्लेन वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके विंग्स कितना रहे होंगे, नॉर्थ या साउथ में रहे होंगे। क्योंकि एरोप्लेन अगर इधर जा रहा है तो विंग्स तो ऐसे ही रहे होंगे ना क्रॉस में। तो विंग्स जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर रहे होंगे तो बीएच की डायरेक्शन तो उसके हर बार कैसी आ जाएगी, पैरेलल। तो बीएच की डायरेक्शन पैरेलल आ जाएगी, तो बीएच की वजह से मैं ईएमएफ इंड्यूस पूछूंगा तो कितना होगा, जीरो। बीएच की वजह से पूछूंगा तो कितना होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि बीएच किसके पैरेलल आ गया, एल के।
BH किसके पैरेलल आ गया, L के। अब लेकिन जैसे ही वो ईस्ट में मूव करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट तो कट हो रहे हैं। अच्छा ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसका मतलब मैं वर्टिकल कंपोनेंट किस में बना दूंगा, क्रॉस में। कैसे बना दूंगा, क्रॉस में, ऐसे ही तो बनाऊंगा ना। अच्छा अब जरा मुझे बताओ वर्टिकल कंपोनेंट कट होंगे तो ई इंड्यूस का आंसर लिख दूंगा, तो पहले तो क्या लिख दूंगा, बी वी इंटू एल इंटू वी। वर्टिकल कंपोनेंट है कितना, 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। लेंथ कितनी है, 25। देखो अगर मैं तुम्हें लेंथ ऑफ द विंग्स की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने लेंथ ऑफ ईच विंग लिखा तो फिर मुझे 50 लिख लेना है, फिर मुझे क्या लिख लेना है, 50। ये टोटल लेंथ, ये 25 प्लस ये 25 टोटल कितनी हो जाएगी, 50। अगर मैंने, अगर वहां स्पेशली मेंशन हुआ सिंगल सिंगल विंग की लेंथ, और अगर टोटल डिस्टेंस ही मेंशन है 25, तो फिर क्या लिख दो, 25। और वेलोसिटी लिखनी है तो वेलोसिटी उसने क्या दे रखी है, 1800। अब किलोमीटर पर आवर को बेटा मीटर पर सेकेंड में तो 5/18, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। तो अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.375 वोल्ट, यानी विंग्स के क्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, 0.375 वोल्ट। बताओ कौन सा टर्मिनल हाई पे और कौन सा टर्मिनल लो पे है, साउथ हाई पे और नॉर्थ लो पे। कैसे चेक करें, वी क्रॉस बी से। और वी क्रॉस बी से या तो देखो मैं सीधा यहीं से चेक कर लेता हूँ, अब देखो मेरे को तो देखो आता है, मेरे को पता है बी इधर है, बी क्रॉस में है, वी क्रॉस बी, थम किधर आ जाएगा, नीचे। देखो वी क्रॉस बी, थम किधर आ जाएगा, नीचे। तो वही साउथ किधर है, हाई पोटेंशियल पे है ना, इधर बना देते हैं हाई पोटेंशियल, और इधर बना देते हैं लो पोटेंशियल। या फिर वी क्रॉस भी अपन वैसे भी चेक करके देख सकते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, वेस्ट में, क्या ऐसे लिख लेंगे -i कैप। ये रोड किस में है, जे कैप में, वैसे भी चेक कर सकते हो, या तो बना के डायग्राम चेक कर लो या फिर वी क्रॉस बी से चेक कर लो। अब जिन्होंने लिख लिया वो जरा शीट में देखो, एक्सरसाइज 1 में ना। देखो क्वेश्चन नंबर 29 है ना, क्वेश्चन नंबर 29। पहले 27 देख लो, पहले 27 देख लो, क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 27। पेज नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 27। क्या लिखा है देखो, एरोप्लेन हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बिटवीन द एज ऑफ इट्स विंग इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, मेंशन ही कर दिया हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। स्पीड दे रखी है, वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है, अपने को पता वर्टिकल कंपोनेंट ही कट होगा तो ई इंड्यूस का आंसर क्या लिख देंगे, बी वी इंटू एल इंटू वी, सिंपल आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। और बी एच की वजह से पूछा होता तो आंसर क्या बोल देते, 0। अच्छा ऐसे 29 देखो जरा,
An athlete runs at a velocity of 30 km per hour towards east with a 3-meter road. The horizontal component of earth is this. If he runs keeping the road horizontal, सेकेंड केस में वर्टिकल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रोड ना। अब जरा थोड़ा सोच के तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो एथलीट है, जैसे मान लो मैं ईस्ट की तरफ भाग रहा हूँ और रोड है मेरे हाथ में। अब ये रोड जो है ये हॉरिजॉन्टल में भी पहले केस में ऐसे पकड़ के और दूसरे केस में ऐसे वर्टिकल पकड़ के। खुद सोच के बताओ, जब मैं वर्टिकल पकड़ के इसको भागूंगा, वर्टिकल पकड़ के भागूंगा तो कौन सा कंपोनेंट कट होगा? बी एच, तुम जानते हो बी एच किधर लगा हुआ था, ये रहा। देखो साउथ था, इधर नॉर्थ था, तो साउथ तो नॉर्थ की कौन लगा हुआ था, बी एच। तो जैसे मैं इस रोड को लेके भागूंगा, ये रोड किसको कट करके जाएगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। किसको कट करके जाएगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे लगे हुए हैं सारे, उन सबको ऐसे कट कट कर करके जा रही है। तो अब मुझे बताओ इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको क्या लिखूंगा? बी एच इंटू एल इंटू वी। क्या मुझे सारी वैल्यूज गिवन है ना? अच्छा, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली पकड़ के ऐसे चल रहा हूँ, अब बताओ अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली पकड़ के भागूंगा, बताओ वेलोसिटी किधर है? आगे। और ये रोड की लेंथ भी किधर है? आगे ही तो है। तो वी और बी तो दोनों कैसे आ गए? पैरेलल में। वी और बी तो कैसे आ गए? पैरेलल में। क्या कोई कंपोनेंट कट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ईएमएफ इंड्यूस क्या आ जाएगा? जीरो। ईएमएफ इंड्यूस क्या आ जाएगा? जीरो। तो हॉरिजॉन्टल में लेके भागूंगा तो जीरो है, और वर्टिकल में लेके भागूंगा तो कट होंगे। आंसर लिखेंगे। तो इसमें देखो थर्ड ऑप्शन उसने क्या दे रखा है? थर्ड तो जीरो इन बोथ केस दे रखा है। सेकंड देखो, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसके 3-4 क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। यहाँ तो कम दे रखे हैं, 2-3 ही दे रखे हैं। ठीक है, ट्राई करना उनको। चलो अब इसमें हेडिंग लिखो, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू rotation of the road. EMF induced due to rotation of the road. EMF induced due to rotation of the road. Rotation of the road. Rotation of the road. देखो अपने को पता है कि अगर रोड मूव करती है तो सर ईएमएफ इंड्यूस होता है, बीएलवी। और अगर रोड रोटेट करेगी, रोड कैसे रोटेट कर सकती है? जब मैं इसको एक एंड से हिंज करके ऐसे घुमा दूं तो रोड की रोटेशन होगी, और रोड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी गिवन होगी? ओमेगा। अब जरूरी नहीं कि रोड को हिंज एंड पॉइंट से ही कर सकते हैं, अपन बीच से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। हमें जो 90% क्वेश्चन आते हैं वो कौन से आते हैं? जिसमें एक एंड पे क्या कर रखा होता है? हिंज कर रखा होता है। अब रोड ये जैसे ही रोटेट करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके जाएगी, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी तो इसके अंदर सेल बनेंगे। इस रोड के अंदर छोटे छोटे सीरीज में सेल बनते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो हमें इसके एंड पॉइंट के क्रॉस क्या पूछा जाता है? ई इंड्यूस ना। अच्छा पहले मुझे बताओ, अगर रोड रोटेट करती है तो मैंने क्या किया, इससे एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ कितनी थी? dx थी। अच्छा ये कंपोनेंट किधर जा रहा है? ऊपर। ये ऐसे जाएगा ऊपर। तो बताना जरा, v क्रॉस b करके इसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर बनेगा? v क्रॉस b। थंब किधर आया? a की तरफ, यानी यहाँ पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? तो यानी ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये किसका काम करेगा? एक सेल का। ये एक सेल बनेगा। ऐसे ही अगला एलिमेंट भी क्या बनेगा? सेल। ऐसे ही पीछे वाला एलिमेंट भी क्या बनेगा? सेल। तो आज अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स को बनाऊंगा तो देखो ये ऐसे छोटे छोटे सेल बने हुए रोड के अंदर ही, जो आपस में किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। और ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो अगर मैं बोलूंगा ए और बी पॉइंट के बीच में ईएमएफ इंड्यूस बताओ, दैट मींस कि तुम सारे सेलों को जोड़ दोगे। तुम सारे सेलों को आपस में सीरीज में कनेक्टेड तो क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। अच्छा पहले मुझे बताओ, इसकी वेलोसिटी की बात करूंगा तो याद करो सर्कुलर मोशन में अपन एक फॉर्मूला लिखते थे, v बराबर आर ओमेगा। क्या होता था? v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये v वेलोसिटी है। तो आज अगर मुझे v की वैल्यू लिखनी है तो इसकी डिस्टेंस है कितनी? x है।
तो मैं लिख दूंगा v इक्वल्स टू x इंटू ओमेगा, v इक्वल्स टू x इंटू ओमेगा। अच्छा बताओ ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला लिखते क्या है? वो तो सर हम लिखते हैं b इंटू एल इंटू वी। आज मैं डीई का आंसर लिखूंगा तो b तो है ना, लेंथ की जगह लिख दूंगा dx और v की जगह ओमेगा इंटू एक्स। इस एलिमेंट की सिर्फ बात कर रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी dx है, इसकी वेलोसिटी कितनी है ओमेगा एक्स है। अब ये तो मैंने एलिमेंट के लिए लिखा, पूरी रोड के लिए लिखना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। बताओ डी की इंटीग्रेशन तो ई इंड्यूस हो जाएगा, अब इसमें बी ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन बेटा किसकी बचेगी एक्स डी एक्स की। और कहाँ से कहाँ तक करेंगे 0 से एल तक। इस रोड की लेंथ कितनी होती है 0 टू एल। तो अब जरा मुझे बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास वी ए माइनस वी बी का जो आंसर बनेगा वो क्या बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। एक्स की इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2, तो आंसर क्या बनेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। यानी रोड के एंड पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ये सिर्फ अभी एंड पॉइंट का रिजल्ट है, किसका है एंड पॉइंट का। अब मैं अगर इसके बीच में कोई और पॉइंट मार्क कर लूंगा ये सी पॉइंट, मैं बोलूंगा ए और सी के बीच में बताओ, तो ए और सी में सेल कम बने होंगे तो आंसर भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। सी और बी के बीच में बोलूंगा तो सी और बी के बीच में ये पॉइंट बीच में सी होगा, तो सी और बी के बीच में सेल कम बने होंगे तो आंसर भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। फिर मुझे वहां से लेके वहां तक की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ए से सी बोलूंगा तो ए से सी तक की इंटीग्रेशन, सी से बी बोलूंगा तो सी से बी तक की इंटीग्रेशन ना। लो पहले इतना लिखो। तो आंसर क्या है रखना है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 ना। एल क्या है लेंथ ऑफ द रोड। देखो ऐसे ही मुझे बताओ अगर मैं इस फॉर्मूले में ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ पुट कर दूं, ओमेगा की वैल्यू क्या लिख दूं 2 पाई एफ, बताना जरा ई इंड्यूस का आंसर क्या बचा होगा बी ओमेगा की जगह लिख दिया 2 पाई एफ इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ये बचा बी पाई एल स्क्वायर इंटू एफ, ऐसे लिख दिया मैंने इसको बी इंटू पाई एल स्क्वायर इंटू एफ ना। अब ये जो मैंने बी इंटू पाई एल स्क्वायर इंटू एफ लिखा है, इस पाई एल स्क्वायर को मैंने लिख दिया एरिया इंटू एफ। ये देखो ये पाई एल स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या होता है एरिया से, ये कौन सा एरिया है एरिया स्वेप्ट आउट बाय द रोड ड्यूरिंग इट्स मोशन। मुझे बताना जरा इस रोड की लेंथ है कितनी एल है। अच्छा ये रोड जब ऐसे रोटेट करेगी, सोचो जब ऐसे सर्कल बना के घूम के आएगी, सर्कल बना लिया इसने ऐसे घूम रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके आएगी।
तो ये सर्कल का तो सेंटर बचा होगा, ये ए पॉइंट क्या होगा सर्कल का सेंटर, और ये जो एल होगी ये क्या उसका रेडियस हो जाएगा, ये एल लेंथ इस सर्कल का क्या होगा रेडियस। तो सोचो जब मैं अगर तुमसे पूछूं ये पूरा एरिया कितना आएगा, ये पूरा एरिया का आंसर लिखोगे तो क्या लिख दोगे पाई एल स्क्वायर, इस पूरे एरिया का आंसर क्या लिखोगे पाई एल स्क्वायर। तो इसका मतलब कि ये एरिया कौन सा होता है सर, ये वो एरिया है जो इस रोड ने ट्रेस किया है जब ये रोटेट कर रही है, जब ये रोटेट कर रही है। तो हमें क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है द एरिया ट्रेस्ड बाय द रोड, द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द रोड इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये एरिया गिवन होता है तो अपने को बी इंटू एरिया इंटू एफ कर देना होता है बस ना। पहले ये लिख लो, इसमें एरिया के नीचे एरो बना के लिख दो, एरिया ट्रेस्ड बाय द रोड, area traced by the road during its circular motion, during its circular motion, during its circular motion। नेक्स्ट लाइन में लिखो ना, E induce, E induce between any 2 points, between any 2 points in the road, any 2 points in the road, any 2 points in the road। पहले डायग्राम बना लो, ये ए पॉइंट शो कर दो x1 डिस्टेंस पे, बी पॉइंट शो कर दो x2 डिस्टेंस पे। ये फॉर्मूला लिखो, E इंड्यूस इक्वल्स टू बी ओमेगा बाई 2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। इसके नीचे लिखो x1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द हिंज, displacement of first point from the hinge, से लिख देना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट में लिख दो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और x2 के सामने लिख दो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पॉइंट फ्रॉम द हिंज, फ्रॉम द हिंज, ब्रैकेट में लिख देना लार्ज डिस्प्लेसमेंट, लार्ज डिस्प्लेसमेंट, लार्ज डिस्प्लेसमेंट। जब भी मुझे रोड के अंदर किसी भी 2 पॉइंट के बीच में ईएमएफ इंड्यूस पता करना है ना, तो हर बार पहली बात तो ये डिस्टेंस x1 x2 कहाँ से मेजर करनी होती है, हिंज पॉइंट से। कहाँ से मेजर करनी होती है, हिंज पॉइंट से। अच्छा फॉर्मूले में क्या आता है, बी ओमेगा बाई 2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, x2 पहले लिखना और x1
बाद में लिखना है, यानी जो बड़ी वाली लेंथ है, जो पॉइंट दूर है, उसकी लेंथ पहले लिखनी है और छोटे वाले की लेंथ क्या लिखनी है, बाद में लिखनी है ना। वो सर तभी आंसर पॉजिटिव आएगा, तभी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये मैंने बस इसी फॉर्मूले में, देखो अभी हमने इंटीग्रेशन की थी ना, तो मैंने इसी फॉर्मूले में 0 से एल की जगह मैंने कहां से कहां तक इंटीग्रेशन की है, x1 से x2 तक। बताओ x1 से x2 तक इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, वही फॉर्मूला हमने लिख ली है ना। और ये ध्यान रखना है कि भी चेक कैसे करना है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, वो तो सर बी क्रॉस बी से ही चेक करना है। अब रोड अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो इसका मतलब इसके अंदर की जो रोड बनी होगी वो ऐसे जा रही होगी, तो बताना बी क्रॉस बी करेंगे, बी क्रॉस बी, ए की तरफ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, बी की तरफ नेगेटिव ना, तो वैसे ही है। लो एक क्वेश्चन लिखो, a road of length 2L, a road of length 2L is rotating, is rotating about one of its end, about one of its end in uniform magnetic field B, in uniform magnetic field B, then find E induce, then find E induce, फर्स्ट पॉइंट में लिख देना, between its midpoint and end point, midpoint and end point। सेकंड में लिख दो, between the 2 points, between the 2 points, between the 2 points which are at a distance, which are at a distance L by 2 from each end, which are at a distance L by 2 from each end, L by 2 from each end। तो बताओ फर्स्ट केस में क्या बोला हुआ है, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना, बताओ जरा फर्स्ट केस का आंसर लिखेंगे ना, तो बताना जरा, ये मिड पॉइंट है ए और ये एंड पॉइंट है बी। अच्छा बताओ मिड पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, एल है, और एंड पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 2L है। हर बार डिस्टेंस कहाँ से लिखनी होती है, इंच से ना। तो बताओ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, VA माइनस VB का आंसर क्या लिखेंगे, बी ओमेगा बाय 2, ब्रैकेट में क्या लिखूं, 2L का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर क्या लिख देंगे, 3/2 B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, सेकंड में उसने क्या बोला है, सर रोड के बीच में उन दो पॉइंट्स के बीच का ईएमएफ इंड्यूस पता करना है जो एक दोनों एंड से कितनी डिस्टेंस पे, L/2 पे। अच्छा बताओ ये वाला जो ए एंड है,
और ये वाला जो बी एंड है यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे वो पॉइंट। अब इस पॉइंट को चलो M नाम दे देते हैं। इधर से कौन है, इधर से भी L/2 डिस्टेंस पे है और इसको क्या नाम दे देते हैं N। फर्स्ट एंड से भी L/2 है, लास्ट वाले से भी L/2 है। अच्छा बताओ यहाँ से हिंज का रखा था तो ये तो L/2 पे है। अच्छा बता सकते हो ये N वाला पॉइंट हिंज पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे रह बचा होगा? 3L/2 पे, क्योंकि सर टोटल लेंथ तो इसकी कितनी थी 2L थी। 2L में से ये L/2 माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी बची होगी 3L/2, है ना। तो इसका मतलब आज मेरे पास x1 तो L/2 है और x2 कितनी है 3L/2 है। तो फिर से जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो Vm माइनस Vn लिख देता हूं। तो क्या लिखूंगा b ω/2 और ब्रैकेट में x2 का स्क्वायर यानी 3L/2 का होल स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आंसर आएगा b ω/L² ना। और कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव वो तुम जानते ही हो, m क्या बनेगा पॉजिटिव ना। ठीक है, यहाँ तक लिखा पहले सबने। अब जरा मुझे फिर से बताओ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो। चल लिखो, फाइंड फाइंड VA माइनस VC। लिखो VA माइनस VC, VC माइनस VB, VA माइनस VB। ए पॉइंट ये रहा, सी वाला पॉइंट बीच वाला है, बी वाला पॉइंट लास्ट वाला है ना? तुम जानते हो कि सर फॉर्मूले में ना ये लिखना होता है कि x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। x2 जो दूर वाला पॉइंट है, x1 जो पास वाला पॉइंट है ना। और बाकी पॉजिटिव नेगेटिव तो कैसे बनाना है वो तो v क्रॉस b से बन जाता है। पहले बताओ VA माइनस VC सॉल्व करूंगा तो VA माइनस VC जो है वो मेरे पास पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। चेक करो जरा ए और सी में से कौन सा हाई पोटेंशियल पे और कौन सा लो पोटेंशियल पे। सी हाई पे और ए लो पे। मुझे बताओ ये रोड घूम कैसे रही है, देखो ये रोड ऐसे जा रही है। अब बताओ ये रोड जब ऐसे जाती है ना तो इसके ऐसे वेलोसिटी बना लिया करो। इसकी वेलोसिटी किधर होगी ऊपर और इस हिस्से की वेलोसिटी किधर होगी नीचे। ये हिस्सा ऊपर जाएगा और ये हिस्सा किधर आएगा नीचे। अब जरा v क्रॉस b करना जरा फिर से। वेलोसिटी किधर है नीचे तो v क्रॉस b, देखो थंब किधर आ गया c की तरफ। तो इसको वाला c वाला टर्मिनल तो क्या बनेगा पॉजिटिव, a वाला टर्मिनल क्या बनेगा नेगेटिव। मैंने तुमसे पूछा क्या है
VA माइनस VC, इसका मतलब A पहले रखा है C बाद में रखा है, तो ये तो लो पोटेंशियल पे और C किस पे, हाई पे। इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी आंसर मैं वो टिक करूंगा जिसमें नेगेटिव होगा, जिसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आंसर जब लिखेंगे तो मुझे बताओ VA माइनस VC का आंसर लिख देंगे तो B ओमेगा बाय 2। अच्छा, x2 का स्केयर, हिंज पॉइंट से A पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, L, हिंज पॉइंट से C पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 0, है ना। ये तो खत्म ही हो गया, यानी L स्केयर माइनस 0, आंसर आ गया माइनस B ओमेगा L स्केयर बाय 2, माइनस B ओमेगा L स्केयर बाय 2 ना। सेकंड में फिर से बताओ, C और B में से किस कौन हाई पोटेंशियल पे, C पे। V क्रॉस B कर दो जरा, V क्रॉस B, देखो C की तरफ पॉजिटिव आ गया और B की तरफ नेगेटिव, तो C पहले लिखा हुआ है, ये हाई पे और ये लो पे, तो ऐसा लिख दूंगा VC माइनस VB इक्वल टू B ओमेगा बाय 2। अच्छा, x2 का स्क्वायर क्या, L स्क्वायर माइनस 0 कर दे। थर्ड में बताओ क्या लिखे, 0, फेवरेट आंसर आ रहा है। बताओ A पॉइंट हिंज पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, L पे। B पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, L पे, तो दोनों L डिस्टेंस पे है, तो मैं थर्ड पॉइंट का आंसर लिख दूंगा कि भाई VA माइनस VB इक्वल टू B ओमेगा बाय 2, और यहाँ पे भी x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, तो थर्ड का आंसर क्या आएगा, 0। और वैसे तुम सेल बना के भी चेक कर सकते हो, है ना। देखो सेल बनाओगे, पहले बताओ इसके बीच में भी एक सेल बनेगा और इसके बीच में भी एक सेल बनेगा। मैं आज सेल बना रहा हूँ, ए और सी के बीच में सेल, सी और बी के बीच में सेल, तो बताना जरा क्या दोनों सेल ऐसे ही बने होंगे। देखो ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, और ये रहा बीच में सी पॉइंट ना। ये वाला जो सेल बना होगा उसका ए नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, इधर वाले सेल का सी पॉजिटिव है और बी कैसा है, नेगेटिव है। इस सेल का ईएमएफ कितना है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, इस सेल का कितना है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। दोनों सेल की ईएमएफ सेम है, अलग अलग है, सेम ही है। दोनों सेल के ईएमएफ क्या है, सेम ही है। अब बताओ मुझे ए और बी पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो ए और बी के बीच में दो सेल लगे हुए हैं और दोनों सीरीज में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ये दोनों सेल सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो नेट का आंसर कितना आ जाएगा, 0। और हमने भी देखो ऊपर आंसर क्या लिखे, तो हमें तो फॉर्मूले से लिख देना वहां पेपर में, ठीक है। अब बस वहां पेपर में ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, इसको मैं L लिख दूंगा, इसको 2L लिख दूंगा, ठीक है। चलो पहले यहां तक बनाया सबने, फिर से मुझे बताओ, क्वेश्चन लिखो। फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB।
हिंज पॉइंट से डिस्टेंस लिखनी होती है। अच्छा बताओ, हिंज पॉइंट से डिस्टेंस लिखनी होती है, डिस्प्लेसमेंट लिखनी होती है? डिस्प्लेसमेंट। वहां लिखा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ऐसा लिखा था। अगर कोई वायर कर्व्ड होती है तो अपने को डिस्टेंस लिखनी होती है, डिस्प्लेसमेंट लिखनी होती है? डिस्प्लेसमेंट लिखनी होती है। अब तुम जानते हो, क्या तुम मुझे ए पॉइंट की हिंज पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? ए पॉइंट की हिंज पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट नजर आ रही है? क्या √2r आ जाएगी? ऐसे ही क्या बी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट जानते हो? तो वैल्यू पुट कर दो। मुझे बताओ, ए पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस कितनी है? आर। ये डिस्टेंस भी कितनी है? आर। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट अपने को पता करनी है x1, जो कितनी आएगी? √2r। देखो ये आर 90 भी हो जाएगा, ये कितना है? √2r। तो x1 अपने पास कितना है? √2r। और x2 अपने पास कितना है? 2r। बता दो। तो यह आएगा 4r² माइनस 2r², यानी यहाँ बचेगा b⍵r²। ये आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसमें पॉजिटिव है। जो पॉइंट हिंज पॉइंट के ज्यादा पास में होता है वो हाई पोटेंशियल पे निकलता है। जो पॉइंट हिंज पॉइंट के ज्यादा पास में होता है वो किस में निकलता है? हाई पोटेंशियल पे। इन क्वेश्चनों में थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर दूंगा, ओमेगा उधर कर दूंगा या क्रॉस की जगह डॉट कर दूंगा तो अलग हो जाएगी। अभी ए पॉइंट हाई पे और बी पॉइंट किस पे? लो पे है ना? अच्छा, पहले यहां तक लिखा सबने। अब पेपर में ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, और पेपर में ये रिंग पूरी भी हो सकती है। ये रिंग कैसी हो जाए? पूरी। बताओ, अगर ये रिंग पूरी है, यहाँ हिंज कर रखा है, इस पॉइंट को ए पॉइंट नाम दे दिया, इस पॉइंट को बी पॉइंट नाम दे दिया, इसके जस्ट सामने सी पॉइंट नाम दे दिया, और यहाँ से उसने बोल दिया ओमेगा से घुमा रहा है, बाकी सारा डाटा वही है, रेडियस कितना है? आर ना। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में रिंग फिर से घूम रही है ना? ओमेगा से घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा हुआ है? बी। क्या मैं तुमसे, है ना, इसको ओ नाम दे सकता हूँ? ठीक है। अच्छा, क्या मैं तुमसे वी ए माइनस वी पूछ सकता हूँ? वही है। क्या मैं तुमसे वी ए माइनस वी पूछ सकता हूँ? क्या वी ए माइनस वी का आंसर 0 ही आ जाएगा? भाई, वीओ माइनस वी ए और वी ए माइनस, इन दोनों की डिस्टेंस तो हिंज पॉइंट से क्या निकली होगी? सेम ही होगी। सेम ही होगी तो x1 x2 सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 ना। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वी ए माइनस वी सी का आंसर 0, या कोई भी दो पॉइंट वी ए माइनस वी बी का आंसर b⍵r²। पहले इसको बना लो जल्दी से। ठीक है, लिखा पहले सबने? अब इसके नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट। if a wheel if a wheel
is rotating in Earth's magnetic field, is rotating in Earth's magnetic field, and having n spokes, then the potential difference between its center and any point on the periphery of the wheel is लिखो E induce is equals to B omega r square by 2, ऐसा लिख दो all the cells are in parallel, देखो अपने पास एक क्वेश्चन आता है व्हील वाला, है ना। उसने बोला कि अगर एक कोई व्हील रोटेट कर रहा है, एक व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। पहले मुझे बताओ, जैसे ये व्हील रोटेट करेगा, ये व्हील जा रहा है ऐसे घूमता हुआ, यहाँ पे से आगे चल रहा है, तो उसको कट कौन करेगा, बीएच कट करेगा, बीवी कट करेगा, कौन कट करेगा, बीएच। देखो ये व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जब व्हील ऐसे रोटेट करेगा तो बीएच तो ये था ना, मेरी तरफ साउथ था, तुम्हारी तरफ क्या था, नॉर्थ था। तो जब ये व्हील रोटेट करेगा तो बीएच वाली लाइंस इसको क्या करेंगी, कट करके जाएंगी जैसे जैसे आगे जाएगा। अच्छा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट तो व्हील के कैसा निकल जाएगा, पैरेलल में ही। वो तो कैसा निकल जाएगा, पैरेलल में। तो इसमें जब भी क्वेश्चन आता है तो मुझे व्हील वाले क्वेश्चन में बी एच यूज करना होता है, पहले तो ये याद रखो। यहाँ पे मुझे बी की जगह क्या लिखना होगा, बी एच। वो क्वेश्चन में गिवन ही होगा, अच्छा मुझे बताना कि अब अगर एक व्हील रोटेट करता है तो इसके एन नंबर ऑफ स्पोक्स दे रखे हैं। स्पोक्स का मतलब ये जो कंडक्टिंग रोड है, ये जो ताड़ियां इसके अंदर लगी होती, वो लगी होती हैं डंडियां वहां सेंटर से लेके लास्ट तक ना, रिम के ऊपर। तो ये इसको बोल रहे हैं स्पोक्स। अब उसने बोला कि इसमें एन स्पोक्स है, यानी अभी तो हमने 4 शो किए हैं, इसमें 10 भी हो सकती हैं। अब अपने को पता है जैसे ये व्हील रोटेट करेगा, ये वाली रोड तो किधर जाएगी, ऊपर, ये वाली लेफ्ट साइड में, ये वाली नीचे, ये वाली रोड आगे। अच्छा मुझे बताओ, इसके लिए सेल चेक करेंगे तो V क्रॉस B, थंब किधर आ गया, O की तरफ, तो O पॉजिटिव और A नेगेटिव। ऐसे बताओ इसके लिए चेक करोगे तो V क्रॉस B, O पॉजिटिव है, नेगेटिव। सबके लिए O की तरफ पॉजिटिव बनेगा और A की तरफ क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अच्छा, ये रिम कंडक्टिंग होती है, ये रिम कैसी होती है, कंडक्टिंग। तो जो चीज कंडक्टिंग है उसके हर पॉइंट का नाम भी क्या होता है, सेम ही होता है। मैंने इसको भी ये नाम दे दिया, इसको भी ये नाम दे दिया, सारे पॉइंटों का नाम क्या दिया, ए ही नाम दिया। अब मुझे बताओ इस रोड के अंदर, इस रोड की लेंथ है कितनी, आर है। अगर मैं पूछूंगा इसके अंदर बताओ ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तुम क्या बोलोगे, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। एक एंड हिंज है ना, ओमेगा से घूम रही है। अब ऐसे ही ये फर्स्ट भी बनेगा सेल, सेकंड भी बनेगा, थर्ड भी बनेगा, जितने रोड लगे होंगे सारे के सारे क्या बनेंगे, सेल बनेंगे। लेकिन वो सारे सेल किन पॉइंट्स के बीच में आ जाएंगे, ओ और ए के बीच में। देखो पहला सेल जो बनेगा वो भी ओ और ए के बीच में बनेगा, दूसरी रोड जो सेल बनेगी वो भी ओ और ए के बीच में बनेगी। तो ऐसे करके जितने स्पोक्स होंगे सारे पैरेलल में क्या बन जाएंगे, सेल। और हर एक सेल का ईएमएफ होगा कितना, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, यही तो रहा होगा। अब बताओ जब अपने पास सारे पैरेलल में इक्वल सेल बनते हैं, अगर इक्वल सेल पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका ईएमएफ किसके बराबर आता है, एक सेल के ईएमएफ के बराबर, एक सेल के ईएमएफ के बराबर। यानी आज अगर मैं वीओ माइनस वीए तुमसे पूछूंगा, तुम बोलोगे सर इन सारे सेलों को हटा के एक ही सेल लगा दो जिसका ईएमएफ कितना है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। तो कभी भी तुमसे पूछे कि व्हील के सेंटर
ना, और रिम के ऊपर या पेरिफेरी के ऊपर जो पॉइंट है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो आंसर लिख देंगे बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। ये नंबर ऑफ स्पोक्स पे डिपेंड नहीं करता, एन से मल्टीप्लाई नहीं करनी, एन से मल्टीप्लाई नहीं करनी ना। लो पहले इसको बना लो। पहले यहां तक लिखा सबने? चले आगे। हाँ, अब इसके नीचे पॉइंट बना के लिख दो, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर, between the center and at any point, and at any point of the circumference of the disk, at any point of the circumference of the disk, of the disk is b omega r square by 2, b omega r square by 2. There are infinite rods, there are infinite rods in the disk, infinite rods in the disk, and all are in parallel, and all are in parallel. देखो अगर अपने पास डिस्क का क्वेश्चन आ जाए, डिस्क का मतलब ये सॉलिड चीज है, और सॉलिड चीज ऐसे ओमेगा से घूम रही है, तो उस वाले केस में भी सेंटर और एंड पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि अपने को पता है सर एक डिस्क जो होती है वो कितनी रोड से मिलके बनी होती है, इनफानाइट से। सोचे कि डिस्क को मैं ऐसे ही तो तोड़ सकता हूँ कि सर यहाँ पे ना बहुत सारी रोड्स लगी हुई है, इन सारी रोड्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, एक डिस्क। अब इसमें हर एक रोड जो है वो सेल बनेगी, और वो सारे सेल किस में जाएंगे, पैरेलल में। यानी अगर डिस्क के सेंटर और ए पॉइंट के बीच में आ जाए तब भी आंसर तुम्हें क्या लिखना है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, है ना। और अगर रिंग के लिए आ जाए, किसके लिए आ जाए, रिंग के लिए, देखो ये तो एग्जांपल किसकी है, डिस्क की, ये मैं किसकी एग्जांपल बना रहा हूँ, रिंग की।
अब रिंग के लिए कभी भी अगर आ जाए, है ना, तो रिंग के लिए तुम्हें इंड्यूस का आंसर लिख देना है इसके ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में 0। रिंग के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ इंड्यूस का आंसर पूछा जाए तो क्या लिख देना है, 0। और डिस्क के सेंटर और उसके सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट के बीच में क्या लिखना है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, ना। पहले इसको लिख लो। ठीक है, पहले यहां तक लिखा सबने ना। इसके नीचे हेडिंग डाल के लिख दो सेल्फ इंडक्शन। इसमें लिखो सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन when the current in the coil when the current in the coil is changing by itself is changing by itself, then the flux then the flux linked to the coil the flux linked to the coil also gets changed. The flux linked to the coil also gets changed. So a current will be induced. A current will be induced to oppose the change in flux. To oppose the change in flux. It is called. It is called self-induction. It is called self-induction. नेक्स्ट लाइन में लिख दो the coil in which self induction occurs the coil in which self induction occurs is called inductor is called inductor. It is an LR circuit. It is an LR circuit and an ideal inductor and an ideal inductor is also called is also called choke coil also called choke coil. नेक्स्ट लाइन में लिख दो। चलो पहले इसको समझ लो, है ना। देखो पहले मुझे बताओ सेल्फ इंडक्शन अपने पास क्या होता था
कि सर एक कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है ये करंट वेरिएबल है, ये करंट वेरिएबल है। जब वेरिएबल करंट किसी कॉइल में फ्लो करता है तभी अपने पास क्या प्रोड्यूस होगा, सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना होगा। तो ये करंट वेरिएबल का मतलब ये करंट इंक्रीज भी कर सकता है और ये करंट डिक्रीज भी कर सकता है। जैसे मान लेते हैं अभी ये करंट फ्लो करने वाला इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा तो बताना जरा इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर आएंगी, क्रॉस में। किधर आ जाएंगी, क्रॉस में। तो इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, फ्लक्स बढ़ेगा। अब ये कॉइल क्या चाहती है कि फ्लक्स ना बढ़े, तो ना बढ़े तो इसलिए करंट इंड्यूस कर देगी, और उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बेटा मैं किधर बना दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब मुझे बताओ इस कॉइल का खुद का ही करंट था, खुद ने चेंज किया, खुद ने ही करंट इंड्यूस कर लिया उसको अपोज करने के लिए। तो ये सारा फिनोमेना इसका खुद का ही है, सेल्फ का ही है, तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, सेल्फ इंडक्शन। किसी दूसरी कॉइल की इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, तो सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना होता है अपने पास। अब इसमें अगर मुझसे नेट करंट पूछा जाएगा तो मुझे पता है सर नेट करंट में ये दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो इसका मतलब जब भी एक इंडक्शन वाले क्वेश्चन में तुमसे करंट पूछा जाए तो करंट का आंसर जो होता है वो जो ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा होता है या तो उससे कम आता है या फिर उससे ज्यादा आता है। हो सकता है सेम डायरेक्शन में आ जाए, तो आई प्लस आई इंड्यूस हो जाएगा। अब इनके जो आंसर होते हैं उसमें ऐसा लिखा होता है ग्रेटर देन 0.5 एम्पियर, लेस देन 0.5 एम्पियर। जैसे मान लो ये करंट जो पहले से फ्लो कर रहा है ये कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर। अब ये करंट वेरिएबल हुआ, इंड्यूस हुआ, तो मुझे बताओ इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट, इस कॉइल में अब नेट करंट का आंसर 0.5 से ज्यादा होगा या 0.5 से कम होगा, 0.5 से कम होगा। यानी इसके आंसर ऐसे लिखे होते हैं, ये आंसर क्या होगा, 0.5 से कम होगा ना। अब एक इंडक्शन जिसमें सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना होता है उस कॉइल को क्या बोलते थे, इंडक्टर। एक इंडक्टर अपने पास क्या होता है, एक एल आर सर्किट होता है जिसके पास एल भी है यानी सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट भी है, और जिसके पास रेजिस्टेंस भी है। हम अभी जितने क्वेश्चन करेंगे उसमें आइडियल इंडक्टर होगा, और आइडियल इंडक्टर में आर को क्या मानते हैं, जीरो। उसका रेजिस्टेंस नहीं होता, अपन सिर्फ उसके लिए एल ही शो करते हैं, 2 मिली हेनरी, 3 मिली हेनरी। रेजिस्टेंस शो करेंगे जब वो साथ में मेंशन करेगा, जैसे एसी वाले कुछ क्वेश्चनों में वो मेंशन करता है ना, या इसमें एलआर सर्किट जब वो बनाता है। अब इस आइडियल वाले को क्या बोलते थे, चोक कॉइल। अभी चोक कॉइल वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब वो भी किसकी बात कर रहा है, आइडियल इंडक्टर की। अब मुझे बताओ कि कॉइल में जो फ्लक्स लिंक होता है, टोटल फ्लक्स, पहली बात तो मैं उसको लिख रहा हूँ n/5। ये फाई क्या है, फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल, फ्लक्स विद वन टर्न, ऐसा लिख लेते हैं। भी एक कॉइल में अगर अपने पास एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो अगर मैं पूछूंगा बताओ इसमें टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, तुम बोलोगे n/5 कर देते हैं, एक में 5 है तो n में कितना है, n/5। अब ये जो टोटल फ्लक्स लिंक होता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा फ्लक्स का आंसर आएगा। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो बेटा कांस्टेंट क्या आ जाता है, एल। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, L/I ना। और यहाँ से L का फॉर्मूला लिखाएंगे तो लिखेंगे फाई टोटल डिवाइडेड बाय आई। ये याद रखना है, कभी भी सेल्फ इंडक्शन सॉल्व करनी है तो तुम्हें ऊपर क्या लिखना है, टोटल फ्लक्स, नीचे क्या लिखना है, करंट। ये मैं फ्लक्स नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ टोटल फ्लक्स। यानी अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन हुए हैं तो वो यहाँ पे n/5 लिखना है। क्या लिखना है, n/5। अच्छा बताना इसकी यूनिट अपने पास क्या आती थी, इसकी यूनिट बनाएंगे तो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, करंट की यूनिट एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर को ही बेटा अपन क्या बोलते थे, हेनरी। इसको क्या बोलते थे, हेनरी। ऐसा लिखते थे ना, L = 2 मिली हेनरी। लो पहले इतना बना लो। अब देखो मैं यहाँ पे सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ है ना, जो क्वेश्चन तुम्हें करने हैं एक्सरसाइज 1 के 1 से लेके 44 तक।
कल का दिन वेस्ट मत करना, ये सारे क्वेश्चन शीट कर लेना है। किन का पेपर है? कौन सा पेपर है कल? है रिवीजन टेस्ट है तुम लोग का? क्या आ रहा है? है मॉल कॉन्सेप्ट? अरे तो वो तो चलती रहेंगे अब। रिवीजन टेस्ट तो मतलब एक हफ्ते से तुम तैयारी कर रहे हो रिवीजन टेस्ट की? अच्छा, या आज ही करोगे? आज ही करेंगे सर। तो कल जब फ्री हो जाओगे, देखो टेस्ट के बाद 1 घंटे का टेस्ट है, फ्री हो जाओगे जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिए। एक घंटे का टेस्ट है, अपन आधे घंटे में खत्म कर देंगे। चलो